नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। आईएनएच सेहत आप देख रहे हैं और आज हम बात करने वाले एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बिना किसी पूर्व चेतावनी के अटैक करती है ना गंभीर। क्योंकि यदि हमें पहले से पता हो तो हम इस बारे में कुछ सावधानियां बरत लें, लेकिन यदि कोई चीज़ अचानक से अटैक करे तो कई बार हम इसके लिए तैयार नहीं रहते। ऐसे में इंसान को ज़िंदगी भर के लिए लाचार भी बनना पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक की, जिसे आम भाषा में ब्रेन अटैक भी कहा जाता है। दुनिया भर में हर साल लाखों लोग स्ट्रोक के शिकार होते हैं। भारत में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति को स्ट्रोक आता है और इनमें से कई को समय पर इलाज न मिलने के कारण जान तक गंवानी पड़ती है। स्ट्रोक तब होता है जब ब्रेन तक खून पहुंचाने वाली नसों में रुकावट आ जाती है, फट जाती है। इससे दिमाग के उस हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इसका असर बहुत गंभीर होता है। बोलने में दिक्कत, शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर देना, चक्कर आना और कई बार कोमा या मौत तक हो सकती है। इस विषय पर आज हमारे साथ बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एच.पी. सिन्हा जी, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, नारायणा हेल्थ अस्पताल से अपना महत्वपूर्ण समय हमारे साथ साझा कर रहे हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जैसा कि स्ट्रोक, हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत स्ट्रोक की वजह से हो रही है। इस आंकड़े को आप अपडेट करना चाहेंगे या कितना चौंकते हैं इस खबर के बाद, और क्या है इसके बड़े कारण? इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो यही कि स्ट्रोक को समझाइए, ये होता कैसे है? जी, जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ही ब्रेन अटैक होता है। हार्ट अटैक कब होता है? जब हृदय को सप्लाई करने वाली कोई नस ब्लॉक हो जाती है। ठीक उसी तरह से ब्रेन अटैक में ब्रेन के अंदर खून की सप्लाई किसी भी वजह से जब बाधित हो जाती है तो खून की कोशिकाओं को, जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं, उन्हें पर्याप्त न्यूट्रिशन, पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वे अपना जो काम है वो कर नहीं पाती हैं। तो ये स्ट्रोक कहलाता है। लेकिन स्ट्रोक के 2 प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रकार है जिसमें कि खून की नस ब्लॉक होने की वजह से होता है, जिसे हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। जो दूसरा प्रकार है उसमें खून की नस फट जाती है और जिसकी वजह से जो खून है अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही फैल जाती है, बह जाती है, जिसकी वजह से इस स्थिति में भी पर्याप्त न्यूट्रिशन टारगेट एरिया में नहीं पहुंच पाता ब्रेन के, जिसकी वजह से मरीज को अलग अलग प्रकार के लक्षण आते हैं कि किस हिस्से में खून की सप्लाई बाधित हुई है। तो ये ब्रेन अटैक है, इसे ही ब्रेन स्ट्रोक भी कहा जाता है। डॉक्टर साहब, लेकिन ये स्थिति बनती क्यों है? किन कारणों से बनती है? किन परिस्थितियों में बनती है? जी देखिए, अधिकांश केसेस में जो रिस्क फैक्टर हैं वो वही रिस्क फैक्टर हैं जो हार्ट अटैक में जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ है, या हाई बीपी है, या जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है, या जो स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं, उन्हें इसकी संभावना ज़्यादा होती है। इसके अतिरिक्त जो लोग बहुत ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, ज़्यादा आराम तलब जीवन बिताते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन्हें इसकी संभावना ज़्यादा होती है। जो ओबेसिटी से ग्रस्त हैं उन्हें ज़्यादा इसकी होने की संभावना रहती है। इसके अलावा कई बार कि अगर परिवार में किसी को हो चुका हो तो भी इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके अतिरिक्त न केवल ये जो कारण मैंने बताए वो जिम्मेदार होते हैं, अगर किसी को पहले भी स्ट्रोक हो चुका हो तो भी इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, मतलब एक लाइफ में कितनी बार स्ट्रोक आ सकता है? इसे काउंट किया जा सकता है या नहीं? ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है। हाँ। कई बार किसी को एक ही बार स्ट्रोक होता है, उसके बाद दोबारा नहीं होता। हाँ। लेकिन कभी कभी किसी पेशेंट को 5 बार, 6 बार, 7 बार भी स्ट्रोक हो सकता है। इससे अधिक भी हो सकता है। उसकी जीवन अवधि पर निर्भर करता है। अगर हमने उसके जो कारण है उसको ठीक नहीं किया तो इसके बार बार होने की संभावना बनी ही रहती है। जी डॉक्टर साहब, ये मतलब उम्र के साथ भी कुछ होता है इसका क्या? हालांकि मैंने देखा है कि ये किसी भी उम्र में हो सकता है। जी बिल्कुल, ठीक कहा आपने। इसका कोई उम्र से लेना देना नहीं है। इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उम्र के बढ़ने के साथ इसके होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर है वो भी समय के साथ बढ़ता जाता है। तो आपकी धमनियां भी, जो खून की आर्टरीज हैं, वो कमजोर होती चली जाती हैं। तो इसके होने की संभावना निश्चित तौर पर उम्र के साथ बढ़ती है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में भी हो सकता है स्ट्रोक, डिपेंडिंग अपॉन द कॉज। जी, मस्तिष्क घात इसको कहते हैं दर्शकों, हिंदी में जब आप समझेंगे इसको। और डॉक्टर साहब, जैसे कि इसका नाम भी है और आपने कहा कि ये अटैक कभी भी हो सकता है, आ सकता है, कुछ कारण आपने बनाया, लाइफस्टाइल कितनी जिम्मेदार है इसके लिए? बहुत अधिक जिम्मेदार है। आजकल के ज़माने में खासकर जो यंग पीढ़ी है हमारी, उनमें स्ट्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बन गया है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रोक की जो इंसिडेंस है वो काफ़ी बढ़ गई है यंग पीढ़ी में। आजकल जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है उसकी वजह से लोग
एक तो तनावग्रस्त रहते हैं जिसकी वजह से बीपी आदि की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही उनके पास एक्सरसाइज के लिए समय कम होता है, सही खान पान वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जैसे तैसे वो जो हाथ में आ जाए उसे खाकर अपना समय निकाल लेते हैं, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें ब्रेन स्ट्रोक के रूप में भुगतना पड़ सकता है। और नशे की आदतें भी आजकल बढ़ती चली जा रही हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है नए जनरेशन के लिए। एक औसत जीवन काल कितना हो सकता है डॉक्टर साहब? मुझे लगता है हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा कहना, लेकिन फिर भी किसी को स्ट्रोक है तो आपका अनुभव इतने लंबे समय से इस फील्ड का है, क्या ये कहना है? मैडम ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का स्ट्रोक पेशेंट को हुआ है और कितनी इंटेंसिटी में हुआ है। अगर छोटा स्ट्रोक हुआ है तो उसकी जीवनावधि बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है, लेकिन कभी कोई किसी को बड़ा मेजर स्ट्रोक हो गया है तो कभी कभी ये उस एपिसोड के दौरान ही जानलेवा साबित हो सकता है, और कभी कभी समय के साथ इन्फेक्शन आदि की संभावना बढ़ने की वजह से इनकी जीवनावधि कम हो सकती है। सामान्य तौर पर छोटे इन्फार्क्ट में या छोटे ब्रेन स्ट्रोक में जीवन अवधि कम नहीं होती है, लगभग सामान्य होती है। डॉक्टर साहब, हम इसके लक्षणों पर भी बात कर लेते हैं, क्या क्या हो मतलब दिखता है और हम स्ट्रोक के शिकार हुए ये तुरंत समझना चाहिए। गोल्डन आवर पर भी बात करूंगी, लेकिन उसके पहले इसके लक्षण क्या? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके लक्षण क्या है। इसे याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, बी फास्ट। इस एक्रोनिम को याद कर लें, BEFAST। तो बी का अर्थ है बैलेंस का खराब होना, अगर आपका संतुलन बिगड़ रहा है तो ये स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। आई, अगर आंखों से डबल डबल दिखाई पड़े या अचानक ही आपकी नज़र कम हो जाए तो ये स्ट्रोक हो सकता है। एफ अर्थात फेस, अगर चेहरा एक तरफ खिंच जाए और बोलने में तकलीफ होने लगे तो ये भी स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। इसके अतिरिक्त आर्म मतलब ए फॉर आर्म, यद्यपि आर्म के साथ साथ पैर में भी वीकनेस अचानक आई हो किसी को, या सुनपन हुआ हो या झुंझुनी आ रही हो सडनली एकदम कुछ ही मिनट मात्र में ही, तो ये भी स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। इसके बाद आता है यस मतलब स्पीच, अगर आवाज़ लड़खड़ाने लगे, बोलने में दिक्कत होने लगे या बिल्कुल ही ना बोल पाए, दूसरे की बात को समझने में अड़चन होने लगे, तो भी ये ब्रेन स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। जो लास्ट है टी, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बिना समय गंवाए आपको अस्पताल पहुंचना होता है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है स्ट्रोक का वो टाइम डिपेंडेंट है। अगर आप लेट पहुंचते हैं तो आपको ट्रीटमेंट का उतना फ़ायदा नहीं मिलता जो कि समय पर पहुंचने पर आपको मिल सकता है। तो आपको याद रखना है बी फास्ट, BEFAST। ये बहुत महत्वपूर्ण बताई है बात कि इसके लिए ज़रूरी है। सर, हम गोल्डन आवर पे भी बात करते हैं अब इसके, क्योंकि आप डॉक्टर के पास पहुँचे, आप अस्पताल पहुँचे, उस बीच जो परिजन हैं उन्हें क्या करना है सबसे महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि इसके बारे में हर किसी को अवेयर होना चाहिए जी। तो वो क्या हो सकता है डॉक्टर साहब, और उसमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि टाइम डिपेंडेंट है। कई बार ऐसा होता है कि किसी को लकवे का अटैक आता है, एक साइड वीक हो जाता है, तो लोग घर पे ही मालिश आदि करने लगते हैं। कई लोग केरोसिन पिला देते हैं, कुछ लोग कबूतर का खून लगा रहे हैं, तरह तरह के देसी या नुस्खे अपनाने की कोशिश करते हैं, देसी इलाज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से टाइम बड़ा जाया हो जाता है। और मरीज जब पहुंचता है तब तक वो जो गोल्डन आवर है, जो इंपॉर्टेंट समय है जिसमें कि ट्रीटमेंट मरीज को ऑफर किया जा सकता है, वो निकल चुका होता है। तो आपको याद रखना है कि 4.5 घंटे के भीतर किसी भी हाल में अस्पताल पहुंचना है। 4.5 घंटे बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि घर में आप कुछ करते रहे 4.5 घंटे होने के बाद ही पहुंचे, या आप 4 घंटे बाद पहुंच रहे हैं, आपको जबकि पता चल चुका है कि स्ट्रोक है 1 घंटे के अंदर ही, लेकिन आप पहुंच रहे हैं लेट। ये नहीं करना है। जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे, अगर 1 घंटे में पहुंचेंगे तो उसका फायदा ज़्यादा होगा, 4 घंटे पहुंचेंगे तो उसका फायदा कम होगा, और 4.5 घंटे के बाद आएंगे तो वो इंजेक्शन तो आपको लगाया भी नहीं जा सकता है। तो समय पर आपको पहुंचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इस दौरान घर वालों को करना क्या है? जैसे समय है या अभी आप ऑन द रोड हैं, एम्बुलेंस में हैं, अपनी गाड़ी में हैं, जैसे भी आप पेशेंट को, उस दौरान क्या करना है? मतलब क्योंकि परिजन भी घबरा ही जाएंगे, जिस व्यक्ति को हुआ है वो तो ठीक है, इसमें उनको क्या क्या करना है? बिल्कुल, बहुत सही सवाल है ये। देखिए, बहुत कुछ करने के लिए रिलेटिव्स के हाथ में होता नहीं है इसमें, लेकिन इतना ध्यान रखें कि अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जैसे 200 के आसपास है, तो आप जो नहीं करना है वो याद रखें कि कई बार के लोग जीभ के नीचे दवाई रख देते हैं, सबलिंगुअल टेबलेट रख देते हैं, जिससे कि बीपी एकदम से ड्रॉप कर जाता है। तो ऐसा कभी नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। बीपी की दवाई आपको अपने मन से नहीं देनी है। दूसरी बात जो है, मरीज का चूंकि वीक हो चुका होता है, तो ध्यान रखें कि मरीज गिरे नहीं तो अन्यथा चोट लगने की वजह से और एक नई समस्या पैदा हो सकती है। तो आप मरीज को सहारा देकर बिठा दें या लिटा दें उसकी असमर्थता के हिसाब से। और अगर मरीज को साथ में झटके वगैरह कुछ आ रहे हैं या बेहोशी की संभावना लग रही है, तो मरीज को एक करवट में देने की कोशिश करें। आप उसे एकदम फ्लैट ना लिटाएं,
हो सके तो थोड़ा सा सिर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। डॉक्टर साहब, अब इलाज पर चर्चा करें तो किस तरह से ट्रीटमेंट होता है और कितने दिनों तक, एक स्टैंडर्ड टाइम? ये तो डिपेंड करेगा कि किसको कैसे स्ट्रोक आया, डॉक्टर से बेहतर बता पाएंगे, लेकिन फिर भी एक जानकारी हेतु यदि बात की जाए तो कितने समय आपको अस्पताल रहना पड़ सकता है और ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं? बिल्कुल जी, सबसे महत्वपूर्ण जो ट्रीटमेंट है जो इसमें टाइम डिपेंडेंट है, जो हम 4.5 घंटे के भीतर देते, जिसकी बात मैंने पहले भी की, वो है आईवी थ्रोम्बोलिसिस। इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है जो वेन के रास्ते, और वो इंजेक्शन 4.5 घंटे के भीतर ही दिया जा सकता है। इसका पर्पज होता है जो खून की नस ब्लॉक हुई है, जिसकी वजह से लकवे के लक्षण आ रहे हैं, उस ब्लॉक हुई नस को खोलना, इसमें ये इंजेक्शन मदद करता है। किसी किसी मरीज में ज़्यादा बड़ा ब्लॉकेज हो तो जरूर ये ट्रीटमेंट है मदद नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में एक और ट्रीटमेंट होता है जिसे हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। उसमें जैसे एंजियोग्राफी होती है उसी तरीके से अंदर अंदर जाते हैं और एक डिवाइस के द्वारा उस क्लॉट को जो फंसा हुआ है खून की नस में उसे बाहर निकालते हैं। तो ये मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का एक ऑप्शन है आपके पास में, जो कि 6 घंटे के अंदर अंदर दिया जा सकता है और 4.5 घंटे तक जो है वो इंजेक्शन लगाकर इसको रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ पेशेंट जो समय पर नहीं पहुंच पाते हैं अस्पताल, उन्हें भी कुछ ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। कुछ रिकवरी की दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं जो कि अर्ली रिकवरी में पेशेंट की मदद करते हैं। जो न्यूरॉन्स डैमेज हुए हैं उनको रिक्रूट करने में, उनके जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसमें मदद करते हैं, उसके लिए कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं। इसके साथ ही जो बीपी शुगर आदि है उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो ट्रीटमेंट होने के बाद आगे जो ट्रीटमेंट है वो दोबारा अटैक मत हो उसके लिए किया जाता है। डॉक्टर सिन्हा, अभी कुछ ऐसा लेटेस्ट भी है या नारायणा हेल्थ अस्पताल में क्यों आना चाहिए इसके ट्रीटमेंट के लिए? देखिए, हमारा जो अस्पताल है वो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल के अंतर्गत आता है। ऐसे बहुत कम हॉस्पिटल हैं इंडिया में जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल कहलाते हैं, जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। हमारे पास 2 न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन्स हैं हमारे पास में, हमारे पास न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हैं जो कि इमरजेंसी के दौरान मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कर सकते हैं अगर थ्रोम्बोलिसिस फेल होता है तो। इसके अलावा हमारे यहाँ डीएसए की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जो भी उन्नत तकनीकें हैं एमआरआई आदि जो हैं, उसके अतिरिक्त और भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिससे कि मरीज को ऑप्टिमम ट्रीटमेंट मिल सके और मरीज के जो स्वास्थ्य का लाभ है वो अधिकतम मिल सके। उसके लिए सारी सुविधाएं जो स्ट्रोक केसेस में ज़रूरी हैं वो उपलब्ध हैं। तो मुझे लगता है कि जिन भी पेशेंट्स को स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है उन्हें ऐसे स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाकर संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि ये तमाम इलाज तो होने ही हैं, ज़ाहिर तौर पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या स्थिति है। क्या एलोपैथी के अलावा, चूंकि हम लोगों के मिथ भी यहाँ पर दूर करते हैं और यदि उनको कोई गलत जानकारी है उसे भी ख़त्म करने की साइंस सेहत के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है, तो एलोपैथी के अलावा भी जो लोग बाकी ट्रीटमेंट्स कराते हैं उनका असर कितना रहता है? या क्या कहते हैं कि कुछ इलाज जो रहते हैं वो स्लो होते हैं? मतलब मैं बाकी पद्धतियों की बात कर रही हूँ, हमारी आयुर्वेदिक पद्धति, होम्योपैथिक पद्धति, क्या इसमें भी इसके इलाज संभव हैं? देखिए, जो इलाज विज्ञान सम्मत है वही प्रभावी इलाज होता है और उसी में ही किसी प्रकार के नुकसान की संभावना नहीं रहती है। कई बार कि हमने देखा है कि कुछ पेशेंट्स को स्ट्रोक के पहले एक संकेत आता है स्ट्रोक होने जैसा, थोड़ा वीकनेस हुआ फिर रिकवर हो जाता है। तो कभी कभी ये जो वीकनेस है वो 1-2 घंटे तक भी रह सकती है, तो इसे हम TIA कहते हैं। तो एक पेशेंट हमारे पास आए थे जो मेरे पास ये TIA का एपिसोड होने के, छोटा स्ट्रोक होने के 20 दिन के बाद मेरे पास आए। तो उस सज्जन को जब पहली बार स्ट्रोक हुआ, छोटा स्ट्रोक हुआ, मिनी स्ट्रोक हुआ जो अपने आप ठीक हो जाता है, उस बीमारी के साथ में वो एक किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए थे जो कि एलोपैथिक डॉक्टर नहीं थे। तो उन्होंने उन्हें कुछ दवाइयाँ दी, उससे मरीज ठीक हो गया। एक्चुअल में उससे मरीज ठीक नहीं हुआ था, वो अपने आप ही ठीक होने वाली स्थिति थी वो स्ट्रोक की, इसलिए वो ठीक हो गया था। अब होना ये चाहिए था कि उसकी जाँच कराई जानी चाहिए थी कि भाई इनको स्ट्रोक क्यों हुआ है, लेकिन वो जांच नहीं कराई गई। वो डॉक्टर भी खुश हो गए, मरीज भी खुश हो गया कि ठीक हो गए हैं, लेकिन 15 दिन के बाद फिर से उनको नया अटैक आया। उसके बाद मेरे पास लेकर आए उनको, तो मैंने उनसे पूछा पहले कभी कुछ हुआ है? तो उन्होंने बताया कि हाँ पहले हुआ था, वो तो ठीक हो गए थे हम। एक्चुअल में उन्हें वो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हुआ था जो कि प्रॉपरली मैनेज नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्हें एक्चुअल अटैक स्ट्रोक का आ गया। तो कभी भी आप जो अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट्स हैं उनसे बचें, क्योंकि एक्चुअल बड़े अटैक से बचना है तो आपको प्रॉपर प्रिवेंटिव थेरेपी लेनी पड़ेगी और
प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा कारण को जानने के लिए, नहीं तो ये अटैक फिर से हो ही सकता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो विषय भी ऐसा है कि आपको सबसे पहले त्वरित इलाज की ज़रूरत है, इसलिए आप ये ना कहें कि हम ऐसा लेंगे कि कोई साइड इफेक्ट ना हो और आराम से जड़ से बीमारी खत्म हो जाए। तो इस बारे में मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पहले तो आपको सबसे पहले ज़रूरत क्या है कि आपका जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए, उसको त्वरित राहत मिले, और वो आपको मिलेगी जैसे मैंने बताया कि आप यदि नारायणा हेल्थ हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वहाँ तमाम वो सुविधाएं हैं जिसमें जाकर आप अपने इस तरह की कोई दिक्कत आपको आपके परिजनों को होती है तो आपको ज़रूर अवेयर रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई सारे मिथ हैं इस से संबंधित, वो आप साझा करना चाहेंगे कि आमतौर पर चूंकि आपके पेशेंट आते हैं तो बताते होंगे कि हमने ये किया, हमने ये किया, तो मैं चाहती हूँ कि उम्मीद भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दूर करें लोगों को। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ना तो कारगर थेरेपी है स्ट्रोक के लिए, बल्कि उससे कई बार नुकसान भी हो जाता है, समय जाया भी होता है और कई बार इन्फेक्शन आदि हो सकते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे आसपास के इलाके में छत्तीसगढ़ में मैंने देखा है कि लोग लकवे के अटैक के बाद कैरोसिन पिला देते हैं, मिट्टी का तेल पिला देते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल लकवे में तो फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा मरीज को और अधिक लंग का इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वोलेटाइल गैस होती है वो लंग में इन्फेक्शन करा देती है, जिसकी वजह से मरीज को सीवियर निमोनिया हो जाता है और कई दिन तक वेंटिलेटर में रहना पड़ सकता है। तो आपकी जो एक्चुअल रिकवरी है वो हैम्पर हो जाती है और अधिक नुकसान भी होता है। साथ ही कई लोग जो है ये सोचते हैं कि कबूतर का जो ब्लड होता है वो हॉट ब्लड होता है, तो उसकी वजह से लकवे में सुधार आता है, जबकि ये विज्ञान सम्मत नहीं है, इससे भी आपको बचना चाहिए। तीसरा, हमने देखा कि कुछ लोग जो अफेक्टेड पार्ट है बॉडी का, जैसे लेफ्ट हाथ में या पैर में हुआ, तो उस हिस्से को आंकते हैं वो हंसिए की मदद से या अगरबत्ती से या लोहे की सलाखों से वो उसको आंकते हैं गर्म करके, जिसकी वजह से कई बार की इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, जबकि इससे मरीज के रिकवरी में कोई भी मदद नहीं मिलती है। तो आपको इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, इससे मरीज को नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो ये तमाम वो मिथ हैं जिनको आपको नहीं अपने जहन में रखना चाहिए, बल्कि मैं कहूँगी आपके आसपास के लोग हैं उनको भी जागरूक करना चाहिए, वरना INH 24/7 के इस विशेष कार्यक्रम सेहत में तो हम इसका बहुत ध्यान रखते हैं कि आपको सही जानकारी मिले। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया, ये सवाल मेरे हर लगभग कार्यक्रम में होता है और आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारे इलाज, बहुत सारे तरीके इन सब बीमारियों को ठीक करने के बताए जाते हैं। स्ट्रोक संबंधी कैसी ऐसी कोई रील आपने देखी हो जिस पर आपको लगा कि ये क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल तो किसी का नहीं है, लेकिन आप लोगों को इससे भी जागरूक करना चाहेंगे कि भाई सोशल मीडिया, गूगल, इससे डॉक्टर मत बनिए। डॉक्टर्स बैठे हैं जो पूरा पढ़ लिख कर उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर कर आए हैं, तो आप कृपया रिस्क मत लीजिए अपनी ज़िंदगी से, अपनी जान से। डॉक्टर साहब, बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस की भरमार है, वो आप देखते ही रहते होंगे और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इससे अवगत होंगे। लेकिन काम की बात यह है कि ये सेहत जो है सबसे कीमती चीज़ है आपके पास में, जिसके लिए जो राय है आपको वो स्पेशलिस्ट से ही, जो विशेषज्ञ हैं उस विषय के, उसी से लेनी चाहिए, ना कि किसी अभिनेता से या किसी क्रिकेटर से या किसी तरह की इन्फ्लुएंसर से आपको राय लेनी चाहिए, बल्कि जो एक्सपर्ट हैं इसके, जो डॉक्टर हैं जिन्होंने प्रॉपर डिग्री हासिल की है और जिनको वर्षों का अनुभव है, उनसे ही आपको इस बीमारी के इलाज के बारे में राय लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल, आप की जो पर्सनालिटी है उसे देखकर लग रहा है कि आप अपने ऊपर ख़ास तौर पर योग को लेकर, जहाँ तक मैं जानती हूँ ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात हुई है, आप बहुत काम करते हैं। ऐसे लोगों को योग के माध्यम से वो कौन से योगासन हैं जो आपको स्ट्रोक से बचा सकते हैं, या इस तरह की बाकी जो दिक्कतें हैं, चूँकि आपने कहा कि हार्ट अटैक और ये मस्तिष्कघात बहुत कुछ सिमिलर ही हैं इनके जो रहते हैं साइंस, क्या कहेंगे कौन सा योगासन जरूर करना चाहिए? वैसे तो योग सबको रोज करना चाहिए। ऐसा कोई स्पेसिफिक योगासन स्ट्रोक के लिए तो नहीं होता है, लेकिन सामान्य जो योगासन उपलब्ध हैं जो आप आसानी से कर सकें, उन्हें जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य नमस्कार आदि करते हैं उनकी स्टेमिना भी बहुत अच्छी होती है, ऑक्सीजनेशन बॉडी का बहुत अच्छा होता है। तो अगर कोई सूर्य नमस्कार करने में समर्थ हो तो उसे सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। प्राणायाम आपको पर्याप्त करना चाहिए, जिससे कि पर्याप्त ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुँचे और भविष्य में जो अटैक आने की संभावना है वो कम हो, क्योंकि योगासन करने से बीपी शुगर की संभावना कम हो जाती है, और या फिर किसी को अगर बीपी शुगर पहले से है तो उसके कंट्रोल होने की संभावना बढ़ जाती है। और बीपी शुगर हम जानते हैं कि स्ट्रोक का एक महत्वपूर्ण कारण है, तो इनडायरेक्टली आपको योगा जो है स्ट्रोक से बचाता है।
तो आपको जरूर योगासन करना चाहिए अगर आप उसमें रुचि रखते हैं। डॉक्टर साहब समय इजाज़त नहीं दे, लेकिन एक सवाल ज़रूर करूँगी कि योगासन तो ठीक है, लेकिन जिम में लोग अभी बहुत शिकार हो रहे हैं इस तरह के हार्ट अटैक के भी, कि आपने स्ट्रोक के भी केसेस देखे, और उन लोगों को क्या मैसेज देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप कौन सी एक्सरसाइज ना करें जिम में कम से कम, या अपने शरीर से वो खिलवाड़ ना करें कि हमको तो सिर्फ अपना जो हेल्थ मेंटेन करनी है, बहुत अच्छे से फिगर बनाना है, लेकिन आप फिर अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं? नहीं, देखो, जिम अपने आप में नुकसानदायक नहीं है, लेकिन अगर कोई अनट्रेंड बंदे से सीखता है और एक्सरसाइज करता है तो वो नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको प्रॉपर ट्रेनर के ऑब्जर्वेशन में करना चाहिए और किसी भी प्रकार की अति से बचना चाहिए, और आपकी जो शारीरिक सामर्थ्य है उसका ध्यान में रखकर ही एक्सरसाइज चूज़ करना चाहिए। हाँ, तो लिमिट में करें और ट्रेनर के ऑब्जर्वेशन में, सुपरविजन में करें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। जिम अपने आप में हानिकारक नहीं है। हानिकारक नहीं है, लेकिन विकल्पों पे आपको जाना नहीं है। जो साइंस, जो पहला अपनी शुरुआत की अपने उत्तर की डॉक्टर साहब ने, कि जो भी करें साइंस के हिसाब से ही करें, इसलिए आप योग करें, जिम करें, सब कुछ करें, लेकिन ध्यान रखें कि कुछ भी अति ना करें और अपने शरीर को ज़बरदस्ती दबाव बनाकर ना कराएं। इसके अलावा एक हेल्दी लाइफ स्टाइल तो आपको कई तरह की बीमारियों से बचा ही सकती है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद डॉक्टर HP सिन्हा आपका यहाँ आने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी में दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला IANS 24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।